हेलो एंड वेलकम टू कैजन क्लासेस। उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर से संबंधित हमारा यह दूसरा वीडियो है। अगर आप इसका पीडीएफ और साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर आप एमसीक्यूज चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है उस पर जाएं तो आपको वो दोनों उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को पहली खबर से, जो कि इस वीक की और काफी इंपॉर्टेंट खबर है। खबर है यहाँ पर कि उत्तराखंड की नई मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, और इसको राज्य सरकार ने इस नई नीति को लागू कर दिया है। और इसका उद्देश्य देखिए यहां पर क्या है। एक तो यहां पर है कि बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, मतलब कि उत्तराखंड में बड़े निवेशक आकर्षित हों और यहां पर बड़े उद्योग धंधों की स्थापना हो। और दूसरा है कि अगर ऐसा होता है तो औद्योगिक विकास होगा और फिर उससे रोजगार में वृद्धि होगी। अब इसके अंतर्गत क्या क्या मुख्य प्रावधान है, उन प्रावधानों पर गौर करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर हम क्या देख रहे हैं, वह यह देख रहे हैं कि उद्योगों की श्रेणी यहां पर दी गई है और उसके अंतर्गत 4 उद्योगों की श्रेणी बनाई गई है। और यहां जो उद्योगों की श्रेणी आपको दिख रही है, जैसे कि लार्ज उद्योग, अल्ट्रा लार्ज उद्योग, मेगा उद्योग और अल्ट्रा मेगा उद्योग, ये किस आधार पर है? तो यह आधार है इसका निवेश सीमा। मतलब कि अगर कोई भी इंडस्ट्री जिसमें कि निवेश सीमा 50 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए तक है तो उसे लार्ज उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। फिर उससे आगे देखिए कि 200 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए तक की अगर निवेश है उसमें तो उसे अल्ट्रा लार्ज की श्रेणी में रखा जाएगा। और फिर 500 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए तक अगर उसमें निवेश की सीमा है तो उसे मेगा उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। और 1000 करोड़ रुपए से अधिक अगर उसमें निवेश किया गया है या उसके निवेश की सीमा जो है वह 1000 करोड़ रुपए से अधिक है तो उस उद्योग को रखा जाएगा अल्ट्रा मेगा के अंतर्गत। और जो आप यह देख रहे हैं तो इतना तो आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा कि यह हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा देखिए यहां पर सरकार क्या कर रही है। सरकार यह कर रही है कि हर एक श्रेणी के उद्योगों को सरकार पूंजीगत उपादान दे रही है। जैसे लार्ज में कितना परसेंट है? 10%, अल्ट्रा लार्ज में 12%, मेगा में 15% और अल्ट्रा मेगा में 20%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहां पर यह है कि इन उद्योग धंधों की स्थापना में जो मशीनरी और टूल्स पर खर्च होंगे उन पर जितना भी खर्च होगा या उन मशीनों पर उपकरणों पर जितना भी खर्च होगा, अलग अलग उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत सरकार उस पर सब्सिडी देगी। जैसे मान लें कि अगर लार्ज उद्योग की श्रेणी है उसमें मशीनरी और टूल्स पर अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसका 10% मतलब 10 रुपए वह सब्सिडी कौन दे रही है? सरकार दे रही है। मतलब सरकार उस रुपए का भार अपने ऊपर वहन करेगी। तो ये भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखिए तो यहां पर यह है कि हर एक उद्योग को, जो आप श्रेणियां यहां पर देख रहे हैं, उन्हें न्यूनतम स्थायी रोजगार का सृजन करना होगा। जैसे कि लार्ज के लिए कितना है? न्यूनतम 50, अल्ट्रा लार्ज के लिए न्यूनतम 100, मेगा के लिए न्यूनतम 300 और अल्ट्रा मेगा के लिए न्यूनतम 500। आगे हम इसमें देखें कि जो यहां पर सब्सिडी है वह सब्सिडी कितने किस्तों में दी जाएगी, कितने इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी? तो वह दी जाएगी 4 किस्तों में। लेकिन उस पर भी शर्त है। शर्त यहां पर यह है कि आपने एक फैक्ट्री लगा ली। फैक्ट्री लगाने के बाद जब आप वहां पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादित जो भी वस्तु है उस वस्तु का जब आप उसे बेचते हैं तो क्या हो गया? वाणिज्यिक उत्पादन। तो हर एक फैक्ट्री वाणिज्यिक उत्पादन जब शुरू करेगी तो उसे 4 किस्त में सब्सिडी दी जाएगी। और वह भी पहला 8वें साल में, दूसरा 10वें साल में, फिर 12वें साल में और फिर 15वें साल में। उसके साथ ही साथ यहां पर यह भी है कि जो पर्वतीय जिले हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। कैसे? तो वह इस तरीके से कि अगर उद्योगों की स्थापना पर्वतीय क्षेत्रों में होती है तो फिर उससे 2% अतिरिक्त पूंजीगत उपादान दिया जाएगा। जैसे मान लिया कि अगर ये अल्ट्रा मेगा है, 1000 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लेकिन वो जो अधिक का इन्वेस्टमेंट अगर पर्वतीय क्षेत्रों पर किया जा रहा है तो 20% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये सबके साथ है। तो यहां पर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और उसमें भी यह किया गया है कि पर्वतीय जिलों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखिए इसी से संबंधित यहां पर जो अन्य प्रावधान है वह यह है कि उद्योग धंधों की स्थापना के लिए वहां पर क्या करना पड़ेगा? जमीन या तो खरीदनी पड़ेगी
या नहीं तो लीज पर लेना पड़ेगा और इन सब पे खर्च होगा क्या, स्टाम्प ड्यूटी। तो जो स्टाम्प ड्यूटी दी जाएगी उसका 50% तक प्रतिपूर्ति होगी, मतलब वह फैक्ट्री को वापस कर दिया जाएगा। तो क्या विशेषताएं हैं इस नई औद्योगिक नीति की जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लाई गई है? फर्स्ट, राज्य में पहली बार बड़े उद्योगों को पूंजीगत उपादान की सुविधा दी गई। दूसरा, स्पष्ट श्रेणीकरण, मतलब निवेश के आधार पर उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। और तीसरा, स्थायी रोजगार सृजन की अनिवार्यता तय की गई। ये तीनों काफी महत्वपूर्ण है प्री के भी दृष्टिकोण से और मेंस के दृष्टिकोण से भी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट यहां पर क्या है? नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, रोशनी से रोजगार तक। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? मुख्य विशेषताएं या ये खबर में क्यों है? खबर में इसलिए है क्योंकि यह जो स्कीम है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, तो इससे जुड़ी महिलाओं को सौर सखी नाम दिया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि इससे उनकी पहचान भी उन्हें मिले और साथ ही साथ उनको सम्मान भी मिले। साथ ही साथ इसमें यह भी किया गया है कि हर जिले में प्रशिक्षण शिविर की स्थापना की जाएगी और वह जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वह किससे संबंधित होगा? सौर प्लांट के रखरखाव के लिए। साथ ही साथ प्रत्येक जनपद में युवाओं को कौशल सिखाने की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, विकास खंडों में विशेष शिविर लगाने की भी इसमें बात हो रही है ताकि स्वरोजगार योजनाओं को जमीनी स्तर पर बढ़ावा दिया जाए। इसका विशेष आयोजन यहां पर किया जाएगा। इस योजना का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की। तो इसकी अभी तक जो उपलब्धि वह क्या है? वह उपलब्धि है 250 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करना और इस योजना को और विस्तार देने के प्रयास जारी है। रही बात सौर ऊर्जा की, तो सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसमें यहां पर यह है कि पर्यावरण और आत्मनिर्भरता दोनों का इसमें मेल है। आत्मनिर्भरता आपने देख ही लिया, वह किस लिहाज से? तो वह है स्वरोजगार से। और पर्यावरण किस तरीके से? तो वह इस तरीके से कि अगर सौर ऊर्जा पर हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती चली जाती है ऊर्जा के मायने में, ऊर्जा के लिए, तो फिर एक तो यह ऊर्जा का क्या है? असीमित स्रोत है और दूसरा पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसमें पर्यावरण प्रदूषण ना के बराबर होता है। दूसरी तरफ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं जरा इसमें देख लीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित, एक तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, दूसरा पीएम कुसुम योजना और तीसरा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये तीनों योजनाएं किससे संबंधित हैं? ये तीनों योजनाएं संबंधित हैं सौर ऊर्जा से संबंधित। और भारत के भविष्य के लक्ष्य की अगर हम बात करें तो 2030 तक 500 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना और 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाना। कार्बन न्यूट्रल का मतलब यहां पर यह है कि एक तो पर्यावरण में कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना और जो भी उत्सर्जन कर रहे हैं उसे पर्यावरण से वापस ले लेना। यह है कार्बन न्यूट्रलिटी या कार्बन न्यूट्रल बनाना। अब हम जिस स्कीम की बात कर रहे थे उस स्कीम पर आप एक नजर डालिए। स्कीम है यहां पर मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। अब इसका उद्देश्य है युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, साथ ही साथ सौर ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। क्या मिलेगा इस योजना में? तो इस योजना के अंतर्गत यहां पर यह है, चूंकि स्वरोजगार की बात हो रही है यहां पर, तो इसके अंतर्गत हर एक वो व्यक्ति अगर सोलर परियोजना में शामिल होना चाहता है तो फिर वह इंस्टॉल कर सकता है 20 से 200 किलोवाट तक की सोलर प्रोजेक्ट को। इसमें अनुदान की भी बात हो रही है। मतलब यहां पर यह है कि अगर आप जनरल लाभार्थी हैं, सामान्य लाभार्थी हैं, तो फिर आपको 20% से 50% तक आपके जो खर्च है वह खर्च सरकार अपने ऊपर वहन करेगी सोलर प्लांट को लगाने पर जो आपका खर्च होगा उस पर। और वही अगर आप महिलाएं हैं, SC ST और दिव्यांगजन हैं, तो फिर इसमें अतिरिक्त 5% का भी अनुदान आपको मिल सकता है। उसके अलावा उस सोलर परियोजना, सोलर प्रोजेक्ट में जो भी खर्चे आएंगे उसके लिए अगर आपको ऋण चाहिए, पैसे चाहिए, तो ऋण भी आपको दिया जाएगा और उस ऋण पर जो ब्याज है उस ब्याज पर भी सब्सिडी दी जाएगी। जैसे मान लिया कि किसी ने 100 रुपए का ऋण लिया बैंक से और उस पर बैंक 7% अगर ब्याज लगा रही है, तो इस जो व्यवस्था इसमें यह है कि 4% जो इस पर ब्याज है, 7% का 4% वह सरकार अपने ऊपर ले लेगी। इसका मतलब है कि प्रभावी ब्याज दर कितना हुआ? तो 7% में से 4% को माइनस करें तो कितना हो गया? 3%। और क्या फायदे हैं? फायदे यहां पर यह है कि जो भी बिजली उत्पादित होगी उस सोलर पावर प्लांट से, तो यूपीसीएल के द्वारा, मतलब यहां पर है उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके द्वारा 25 वर्षों के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट, यानी जो आपकी बनाई गई बिजली है उसकी बिक्री सुनिश्चित है। अब नेक्स्ट यहां पर यह है कि इस
प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए क्या करना है, तो फिर उसमें आवेदन भरना होगा और एप्लीकेशन डालना होगा। तो आवेदन से लेकर आवंटन तक, मतलब किसी ने अप्लाई किया और फिर सरकार ने उसको एलोकेट किया, मतलब आवंटन किया, तो पूरा प्रोसेस क्या है, वह डिजिटल है, मतलब तकनीकी रूप से सशक्त, सुलभ और दक्ष प्रणाली। ये हमने इसमें देखा। नेक्स्ट चलिए, काफी महत्वपूर्ण यह खबर है यहां पर कि उत्तराखंड की नई योग नीति 2025, जिसे उत्तराखंड सरकार ने जारी कर दिया है, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है। और इसमें लक्ष्य यह है कि 2030 तक 5 नए योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ 2026 तक सभी आयुष वेलनेस केंद्रों में योग सेवाएं दी जाएंगी। इसमें जो 5 नए योग केंद्र, वो देखिए कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको 4, ये 5 में दिख रहा है। पहला क्या है, जागेश्वर, विशेषता क्या है, धार्मिक पर्यटन स्थल है। दूसरा मुक्तेश्वर, क्या विशेषता है, शांत पहाड़ी क्षेत्र। तीसरा टिहरी झील, विशेषता क्या है, जल पर्यटन और योग हब। फिर उसका चौथा चंपावत, कोली डेक झील, प्राकृतिक सुंदरता। और फिर पांचवा हम देख रहे हैं पिथौरागढ़, व्यास घाटी, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व। इन 5 जगहों को आप याद कीजिए, इन 5 स्थानों को आप याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहां पर यह है कि यह जो नई योग नीति है, इसके अंतर्गत क्या व्यवस्था है वह देखिए। पहली बात तो इसमें कि 13,000 से ज्यादा नए रोजगार सृजन की इसमें संभावनाएं हैं। और प्लस अगर आप योग सेंटर को स्थापित करते हैं, उस पर जो खर्च आएंगे, तो पर्वतीय क्षेत्रों में उस पर सरकार जो खर्च है उसका 50% या अधिकतम 20 लाख तक का अनुदान देगी। इसमें आप ऐसे समझिए कि मान लिया कि आपने 10 लाख रुपए खर्च किए, तो सरकार आपको 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में दे देगी। वहीं अगर आपने मान लिया कि 1 करोड़ रुपए खर्च किए उस योग सेंटर को स्थापित करने में, तो फिर इसका 50% मतलब 50 लाख नहीं मिलेगा, फिर आपको कितना मिलेगा, 20 लाख मिलेगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट चलें मैदानी क्षेत्र में, तो मैदानी क्षेत्रों में 25% या 10 लाख रुपए तक का अनुदान, और फिर हर साल 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान वितरण का प्रावधान इसके अंतर्गत है। उसके अलावा यहां पर यह है कि जो योग शिक्षक है उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, और योग शिक्षक के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें देखिए क्या है कि होम स्टे, होटल, स्कूल, कॉलेज में योग केंद्र अगर खोला जाता है, तो वहां पर अगर खुलता है, तो जो वहां पर इंस्ट्रक्टर होंगे, जो प्रशिक्षक होंगे, उनको हर एक सेशन के लिए कितना मिलेगा, 250 रुपए मिलेंगे। और महीने में कितना सेशन वहां पर होगा, 20 होगा, 20 सत्र होगा। और वहीं दूसरी तरफ यह है कि अगर किसी को योग प्रशिक्षक के रूप में प्रमाण पत्र हासिल करना है, तो उसमें यह है कि आप किसी भी योग सेंटर में जा रहे हैं जो सर्टिफाइड है, वहां पर आपने आवेदन दिया, आवेदन देने के बाद आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, ट्रेनिंग के बाद आपकी परीक्षा ली जाएगी, और परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं, तो फिर यहां पर यह है कि पास होने वाले 500 प्रशिक्षकों को हर साल जो उन्होंने एग्जामिनेशन फी दी है, वो उनको वापस मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें यह भी है कि योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा में शोध को बढ़ावा देने की बात की गई है, और हर प्रोजेक्ट को 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे वो देखिए, एक तो यूनिवर्सिटी, दूसरा एनजीओ, और तीसरा आयुष संस्थाएं। और योग से संबंधित जो शोध किया जाएगा उस पर अनुदान देने की बात की गई है, और हर साल उस पर कितना खर्च होगा, 1 करोड़ रुपए तक के खर्च होंगे उस पर। दूसरी बात यहां पर यह है कि इस पूरी आप देख रहे हैं, इसमें पूरी प्रक्रिया जो चल रही है, जो नीति चल रही है, उसका प्रबंधन, उसकी निगरानी, मतलब गवर्नेंस के लिए एक योग निदेशालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें नियुक्त किए जाएंगे निदेशक, उपनिदेशक, योग विशेषज्ञ, ये सारे के सारे उस पर नियुक्त होंगे। और साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और योग संस्थानों का 100% रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए आगे यहां पर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आयोजन की बात की गई है। योग सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, और मार्च 2028 तक 15 से 20 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इसमें पार्टिसिपेशन किया जाएगा, भागीदारी की जाएगी। किसके लिए, योग के लिए। और यह किसका हिस्सा है, योग नीति का हिस्सा है। देखिए 5 वर्षों में कुल बजट कितना है, 35 करोड़ रुपए का। कहां का खर्च किए जाएंगे उसको देखिए। पहला, योग केंद्रों के अनुदान में कितना खर्च होगा, 25 करोड़ रुपए। दूसरा, मौजूदा संस्थानों के लिए कितना खर्च होगा, 7.5 करोड़ रुपए। तीसरा, शोध परियोजनाओं के लिए कितना खर्च होगा, 1 करोड़ रुपए। और शिक्षक प्रमाणन कार्यक्रम पर कितना खर्च होगा, 1.81 करोड़ रुपए। तो 5 वर्षों के लिए कितने का बजट है, 35 करोड़ रुपए का बजट है योग नीति के लिए। नेक्स्ट यहां पर देखिए एक छोटा सा करंट है, वह सूबेदार अंकुर रावत शिखरों के शेर। इसलिए यहां पर यह है क्योंकि 18 मई 2025 को सूबेदार अंकुर रावत ने माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर पर, भारतीय तिरंगा फहराकर उन्होंने इतिहास रचा है। और इन्होंने यह काम दूसरी बार किया, मतलब यह उनकी दूसरी एवरेस्ट विजय है। फिर इसमें अगर इनके
पूर्व उपलब्धियों को देखें तो पहली बात यहां पर यह है कि पहली बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जो झंडा फहराया था वो फहराया था 2016 ईस्वी में। फिर उसके बाद 2019 में उन्होंने फतह की माउंट मकालू, जो दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी, और ये कहां, यह है नेपाल में, महालंगुर हिमालय में। और अब तक देश विदेश की कुल 27 पर्वत चोटियों पर इन्होंने तिरंगा लहराया है। चलिए, और ये हमारा लास्ट जो इस वीक की सबसे महत्वपूर्ण खबर है वह यह है कि पद्मश्री 2025 उत्तराखंड की 3 चमकती हस्तियां, जिसमें कि पहली हस्ती है राधा भट्ट। किससे संबंधित हैं? तो राधा भट्ट संबंधित हैं समाज सेवा से। और इनका जन्म हुआ कब? 16 अक्टूबर 1933 को। और कहां हुआ? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के धुरका गांव में। और इनका उपनाम है, मतलब ये पहाड़ की गांधी के नाम से भी जानी जाती हैं। अगर हम इनके ओवरऑल लाइफ को देखें तो यहां पर हम यह देख रहे हैं कि लड़कियों की शिक्षा की कमी को उन्होंने देखा था, तो बचपन में उन्होंने संकल्प लिया था कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दिलाई जाए। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। 16 साल की उम्र में लक्ष्मी आश्रम में इन्होंने प्रवेश किया। और लक्ष्मी आश्रम किनका? तो सरला बेन का यह आश्रम था। इनके प्रमुख कार्य की अगर बात करें तो 1961 से 63 तक इन्होंने पिथौरागढ़ में गांधीवादी प्रयोग किया। उसके बाद इन्होंने महिला सशक्तिकरण, जंगल बचाओ, बाल गतिविधियां, ग्राम स्वराज मंडल का भी निर्माण किया। इन्होंने, देखिए, इन देशों में जितने आप यहां पर देश देख रहे हैं, इनकी यात्राएं की और उन देशों में जाकर इन्होंने व्याख्यान दिए हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में भी इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 1975 में चिपको आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही है। उसके अलावा खनन विरोधी आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया है। 300 एकड़ भूमि और 1.60 लाख पेड़ सुरक्षित किए। और 2008 में इन्होंने नदी बचाओ आंदोलन चलाया। इनकी उपलब्धि अगर देखें तो अद्भुत उपलब्धि है कि उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को जोड़ने के लिए 79,000 किलोमीटर की पदयात्रा की। और कुछ महत्वपूर्ण इनको सम्मान भी मिले, प्रमुख सम्मान मिले हैं। तो ये एक बार आप इन सारे सम्मान जितने भी उन पर आप नजर डाल लें, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। चलिए, बाकी के जो 2 हैं शख्सियत, उन पे नजर डालते हैं। नाम इनका ह्यूग गैंजर और कोलिन गैंजर। अब इनको देखिए क्यों मिला। ह्यूग गैंजर की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ 9 जनवरी 1931 को पटना में। इन्होंने 1953 से 1973 तक भारतीय नौसेना में सेवा दी है। और सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने यात्रा लेखन की शुरुआत की। रही बात कॉलिन गैंजर की, तो ये ह्यूग की प्रेरणा और साथी मतलब उनकी धर्मपत्नी थी और भारतीय संस्कृति की गहन समझ रखने वाली लेखिका थी। अगर हम इनके योगदान की बात करें तो योगदान देखिए इनका कि 3000 से ज्यादा लेख, कॉलम, फीचर इन्होंने जारी किए हैं, लिखे हैं। और 30 से ज्यादा इन्होंने पुस्तकें लिखी है। उसके अलावा इनके जो यात्रा वृत्तांत हैं वो दूरदर्शन पर भी आए हुए हैं, जिनके नाम यहां पर देखिए। पहला लुकिंग बियॉन्ड विथ ह्यूग एंड कॉलिन गैंजर, और दूसरा यहां पर है टेक ए ब्रेक विथ ह्यूज एंड कॉलिन गैंजर। ये है। अब इसके बाद दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण वही है कि भारत की विविधता को खोजा और उसे प्रस्तुत किया। साथ ही साथ इन्होंने भारतीय त्योहारों, परंपराओं और हस्तशिल्प की जड़ों को उजागर किया। इन्हें भी काफी सम्मान मिले हैं, जिसमें कि आप यहां पर देख रहे हैं। पहला डीसी मेहता पुरस्कार, दूसरा भारत सरकार का राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार और तीसरा पैसिफिक एरिया ट्रेवल एसोसिएशन का गोल्ड अवार्ड। ये है यहां पर। तो एक नजर संक्षेप में हम यहां पर डाल लें। ये राधा भट्ट हैं, समाज सेवा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, पदयात्रा, इनका विशेष योगदान। और दूसरा ह्यूग और कॉलिन गैंजर, साहित्य व शिक्षा, भारत की यात्रा संस्कृति को साहित्य के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार हमने उत्तराखंड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण साप्ताहिक खबरें थी उसको हमने देखा, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी थे। तो इसके साथ ही हम अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।